1907 में चाइम वाइजमैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का बड़ा लीडर पहली बार फिलिस्तीन जाता है और वो वहाँ जाके जाफा इलाके में एक कंपनी खोलता है जिससे फिलिस्तीन में इजराइल की नींव पड़ती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है। इससे फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी जाती है और इसके चलते मर्ज बिन आमिर में 60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसके विरोध के बावजूद सालों तक फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जारी रहा। बात साल 1948 की है। 1948 में इस इलाके में यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल की स्थापना होती है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट से हमला कर दिया था और इजराइल की सेना ने भी जंग के लिए तैयार होने का ऐलान किया और इसी बीच इजराइल फिलिस्तीन की जो विवाद हुई वो पूरी कहानी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो काफी दिलचस्प किस्सा है। दरअसल बात 75 साल पहले की है। 14 मई के दिन इजराइल का स्थापना हुआ था, यानी कि इजराइल 14 मई को बना था। 75 साल पहले 14 मई को इजराइल हुई थी। घटनाक्रम में बात करें तो साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर की हार के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन कब्जा कर लेता है। यहां इस समय ज्यादा आबादी अरब मुस्लिमों की होती है और यहूदी अल्पसंख्यक होते हैं। घटनाक्रम में आगे 1920 से लेके 1940 के बीच लगभग 20 सालों तक, 1920 से लेके 1940 तक के बीच यूरोप में यहूदियों के खिलाफ भावनाएं पैदा होती है। इस बीच ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का काम सौंपा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की फौज लाखों यहूदियों का जनसंहार करती है। आपको बता दूं, यहूदी यरूशलेम को अपना घर मानते थे और इनका दावा है कि ये जमीन भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों को सौंपी थी। यहूदी का ये मानना है। घटनाक्रम में आगे जाएं तो साल 1947 से 1948 के बीच यहूदियों के लिए देश की समस्या का समाधान निकाले बिना अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं। तारीख थी 14 मई 1948। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेता इजराइल के बनने की घोषणा कर देते हैं। फिलिस्तीनियों के विरोध करने पर 15 मई को 8 महीने की जंग शुरू होती है, जो 8 महीने तक चलती है और एक तरफ अरब देश होते हैं और एक तरफ पश्चिमी देशों के समर्थन के साथ इजराइल होता है। फिलिस्तीनियों को जबरन उनके घरों से निकाला जाता है। इस दौरान जबरन उन्हें घरों से निकाला जाता है और अरब मुस्लिम इस दिन को अल नकबा यानी विनाश के दिन के तौर पर याद करते हैं। जुलाई 1949 तक इजरायली फोर्सेस 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निकाल चुकी थी। ये चौंका देने वाला, एक दहला देने वाला डाटा है। उसके बाद घटनाक्रम में आगे बात करें तो साल 1949 में सीज फायर के ऐलान के साथ जंग रुकती है। फिलिस्तीन का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में होता है। जो जमीन जॉर्डन ने कब्जा जमाई होती है उसे आज वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। वहीं जिस इलाके पर मिस्र का कब्जा रहता है उसे गाजा कहते हैं। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक जोइन के पास होता है और वहीं एक पर इजरायली फोर्सेस का कब्जा रहता है। फिर इस घटनाक्रम के आगे साल 1964 में फिलिस्तीन को इजरायलियों से आजाद कराने के लिए पीएलओ का गठन किया जाता है। पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद साल 1967 में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसे 6 डे वॉर यानी 6 दिनों का युद्ध भी कहा जाता है। 6 दिनों में ये कब्जा किया गया था। आपको बता दूं, इस दौरान इजराइल के कब्जा किए गए इलाकों में यहूदियों की कॉलोनियों का बसना शुरू होता है और हजारों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है।
इसके बाद घटनाक्रम में साल 1973 को अरब देशों का समूह मिस्र के नेतृत्व में एक बार फिर इजराइल पर हमला करता है। ये हमला यहूदी वर्ष के पवित्र दिन यौम किपुर 6 अक्टूबर को किया जाता है। 6 अक्टूबर को पवित्र दिन जो लोग यौम किपुर कहते हैं उस दिन किया जाता है। इजराइल फिर एक बार अमेरिका की मदद से अरब देशों को हरा देता है। उसके बाद साल 1974 में यूएन के प्रस्ताव 181 के तहत फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरब मुस्लिमों के लिए। वहीं यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दूं, इस दौरान यूएन के इस प्रस्ताव को यहूदी लीडर पसंद करते हैं, लेकिन अरब देश इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। उसके बाद साल 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर शांति समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इसे डेविड अकार्ड नाम दिया गया था। डेविड अकार्ड नाम दिया जाता है। हालांकि इसके तहत दिए गए सुझाव कभी लागू नहीं हुए थे, सिर्फ वो सुझाव दिए गए थे लेकिन उन्हें लागू नहीं हुआ था। उसके बाद साल 1982 में इजराइल 6 जून 1982 को फिलिस्तीनी उग्रवादियों पर हमला करने के लिए लेबनान में घुसपैठ करता है। इसमें इजराइल के समर्थन वाले मिथलिसिया बेरूत के कैंपों में रह रहे कई 100 फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मार डालते हैं। ये बहुत दुखद वाला घटना जो समय साल वहां की जनता वहां पे उसे देखती है, इसका गवाह है। साल 1987 में उसके बाद साल 1987 में फिलिस्तीन पहले इतिफादा यानी विद्रोह की शुरुआत करता है और वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल में हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। ये 1987 तक जारी रहता है और दोनों तरफ लोगों की जान जाती है। इस बीच इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है और अमेरिका इजराइल का उस समय समर्थन भी करता है। उसके बाद साल 1993 का घटनाक्रम में आता है। साल 1993 जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अगुवाई में 6 महीनों तक चली सीक्रेट बातचीत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच 2 समझौते कराए जाते हैं। इसे ऑस्लो एग्रीमेंट नाम दिया जाता है। इस एग्रीमेंट से भी दोनों के बीच कोई हल नहीं निकल पाता है। एग्रीमेंट तो होती है लेकिन दोनों के बीच हल नहीं निकल पाता, लड़ाई जारी रहती है। घटनाक्रम में अब आगे जाएं तो साल आता है 2000 में फिलिस्तीनियों की तरफ से दूसरे इंतिफादा की शुरुआत होती है। इसकी वजह से इजरायली लीडर अरियल सोरेन को मुस्लिमों के लिए पवित्र मानी जाने वाली अल अक्सा मस्जिद जाना जाता है। अल अक्सा मस्जिद जो मुस्लिमों के लिए पवित्र मानी जाती है, और दरअसल ईसाई और यहूदी भी इसे अपना पवित्र स्थल टेंपल माउंट समझते हैं। एक ही है मस्जिद जिसे मुस्लिम लोग अपना पवित्र स्थल अल अक्सा मानते हैं, वहीं ईसाई और यहूदी उसे अपना पवित्र स्थल टेंपल माउंट समझते हैं। घटनाक्रम में आगे साल 2002 और 2004 के बीच आता है, जब आत्मघाती हमलों की जवाबी कार्रवाई में इजराइल वेस्ट बैंक में घुसपैठ कर देता है। 2002 से 2004 के बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन को बताता है कि वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स में इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है। इसके बाद साल 2006 में 38 साल तक कब्जे के बाद, इस पूरे लंबे दौरान 38 साल के कब्जे के बाद इजरायली फोर्सेस गाजा छोड़कर चली जाती है और हमास यहां चुनाव जीतता है। फिर साल 2008 में फिलिस्तीनी मिलिटेंट मिस्र की भेजी गई मिसाइलों से इजराइल पर हमला करते हैं और जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी गाजा पर हमला करता है। इसमें फिलिस्तीन के 110 लोगों की जान जाती है, जबकि 13 इजरायलियों की भी मौत होती है। उसके बाद साल 2012 में इजरायली हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जबारी को मार डालता है। बदले में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं। इजराइल एयर स्ट्राइक करता है। इसमें इजराइल के 6 और फिलिस्तीन के 150 लोगों की मौत हो जाती है। कहते भी हैं कि युद्ध किसी का भी भला नहीं होता, युद्ध से दोनों तरफ नुकसान होता है। यही नहीं रुकता है, आगे आती है घटनाक्रम में साल 2014, जब हमास के मिलिटेंट 3 इजरायली बच्चों को मार देते हैं। बदले में इजरायली मिलिट्री अटैक करती है और यह हिंसा 7 हफ्तों तक जारी रहती है। इसमें फिलिस्तीन के 2200, वहीं इजराइल के 67 सैनिकों और 6 बच्चों की मौत होती है। इजराइल और फिलिस्तीन
कि जनता पब्लिक इतनी मौतों, इतना भयानक खून नदियों को देखा है। आप इस घटनाक्रम को, इस कहानी को देख के समझ सकते हैं। बात वहां भी खत्म नहीं होती है, आती है उसके बाद इसका मामला आगे घटनाक्रम में बात करें तो साल 2017 में अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर देते हैं। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर देते हैं और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया जाता है। अब फिर जाके 2018 में गाजा में प्रदर्शन शुरू होता है। इजरायली सैनिकों पर पत्थर और गैलोटिन बम फेंके जाते हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल 170 प्रदर्शनकारियों को मार देता है। इस लड़ाई की कहानी में इजराइल फिलिस्तीन अलग अलग हैं, लेकिन अभी तक इस लंबी लड़ाई में देश का क्या भला है ये तो वक्त बता रहा है, वहां के हालात, अर्थव्यवस्था बता रहा है। लेकिन इस युद्ध में जो जान माल का नुकसान हुआ है, दोनों तरह के प्रदेश के लोगों का जो नुकसान हुआ है, वो इतिहास गवाह है कि कितने दर्द और खून के आंसू वहां की जनता, वहां की सेना, वहां के बच्चे और परिवार रोए हुए। आज की इस कहानी में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ दिलचस्प कहानी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।